नमस्कार साथियों, नमस्कार संजीत सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो साथियों आपको हम थोड़े दिन हो गए एक वीडियो लाए हुए। पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बताया था, कि ये जिस तरीके की अटैक हुआ और जो सिचुएशन होगी, तो हमारे सारे देश का हाल और सारे देश की एक ही मत था कि अब पूर्ण रूप से ही दुश्मन का सफाया होना चाहिए और दुश्मन सिर्फ सामने नहीं है, हमारे अंदर भी बैठे हैं। प्लस ये भी है कि जो अब एक हमारा सरकार ने एक आदेश दिया है सिविल मॉक ड्रिल के ऊपर, तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसका क्या असली मकसद है और इसका एक क्या असली मतलब है, वो संजीत सर जो एक जाने-माने जियो पॉलिटिशियन एंड जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ, तो आप जानते ही हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा-सा आपको प्रकाश डालेंगे और बताएँगे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें संयम के साथ क्यों किन-किन चीज़ों का हमें सहारा लेना चाहिए और क्या-क्या हमें काम करने हैं और हमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। तो सर थोड़ा-सा ये बताइए कि ये सिविल मॉक ड्रिल जो कल होने वाली है पैन इंडिया के अंदर, तो इसकी क्या महत्वाकांक्षा है और ये 1971 से कैसे रिलेटेड है, जो वॉर लाइक सिचुएशन थी? देखिए ईशान जी, मुझे याद है कि जब इंडिया पाकिस्तान, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे अब बताते थे इस बारे में, मेरी दादी दादा भी बताते थे मुझे इस बारे में कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका था, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में दो तीन जंगें लड़ी गई, जिसमें एक 1971 की जंग के बारे में वो कुछ ऐसा बताते थे कि उस टाइम पे भी इस टाइप की मॉक ड्रिल्स उस टाइम पे भी हुई थी। तो उस टाइम पे भी कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी, काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे, वॉलंटियर्स भी काफी सारे आते थे और सिखाते थे इस बारे में लोगों को। कई कई जगह पे सार्वजनिक जगह पे सिखाया जाता है। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था, टेलीविजन नहीं हुआ करता था, मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए उनको एक कम्युनिटी लेवल पे ही सिखाना पड़ता था कि इस मॉक ड्रिल्स को किस तरीके से करा जाता है। तो उस टाइम पे भी, मतलब कोई भी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी दुश्मन कंट्री जिसके साथ आप जंग जंग लड़ रहे हैं, अगर वहां से किसी भी किस्म की मिसाइल आती है या उनका कोई हवाई जहाज उड़ के आता है, फाइटर प्लेन उड़ के आता है, तो सपोज कीजिए कि अभी फाइटर प्लेन अभी समझिए कि हरियाणा बॉर्डर के ऊपर ही है, तो पहुंचा और दिल्ली पहुंचने में उसको शायद वो अगले 5-7 मिनट और लगेंगे, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है मिसाइल की और फाइटर प्लेन की। तो जैसे ही वो हरियाणा बॉर्डर को टच भी कर रहा है, तो वो दिल्ली में सायरन बजने शुरू हो जाएंगे। और ये सायरन बजने का मकसद ये होता है कि लोग आगाह हो जाएं, और सायरन की आवाज कम या ज्यादा होती है और बहुत बड़े इलाके को सायरन की आवाज सुनाई देती है और लोग उस पर आगाह हो जाते हैं और सेफ जगह पे शरण ले लेते हैं, लाइट्स ऑफ कर देते हैं और और सही से कई सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो डेंजर खत्म हो जाता है, तो वो बेसिकली सायरन, फिर एक लंबा सायरन आता है बिना उतार चढ़ाव के, मतलब कम आवाज कम या ज्यादा हो, तो एक सिंगल वॉल्यूम में ही, एक सिंगल टोन में ही सायरन सुनाई देता है। से ये पर समझ आता है कि हाँ, जो खतरा था वो टल गया है। तो बेसिकली क्या होता है ईशान जी, जैसे कोई मिसाइल आ रही है या प्लेन आ रहा है, अगर किसी फाइटर प्लेन ने कोई बॉम्ब भी छोड़ा है, तो ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कई बार काम नहीं हो पाता है। ये जनरली देखा जाता है कि वॉर में क्या होता है कि बेसिकली जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस होती हैं या जो डिफेंस एसेट्स होते हैं, उनको ही अटैक करने की कोशिश करी जाती है दुश्मन दुश्मन द्वारा। मगर कई बार क्या होता है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मिसाइल नहीं पहुंच पाती उस जगह पे, या पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो बॉम्ब्स को नहीं रिलीज कर पाते हैं, वॉरहेड्स को नहीं रिलीज कर पाते हैं। तो वो शहरी इलाकों में ना गिरे, तो इसलिए ये ड्रिल करी जाती है कि अगर शहरी इलाकों में आबादी के बीच में गिरते हैं तो बहुत ज्यादा हताहत हो सकती है, बहुत ज्यादा मौतें हो सकती हैं, बहुत ज्यादा लोग नुकसान हो सकता है। तो उस चीज को बचाने के लिए मॉक ड्रिल करी जाती है, हम हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल। तो ये जो मॉक ड्रिल है, ये मतलब कि कल करी जाएगी ऑलमोस्ट। बहुत सारे जो इलाके इन्होंने चुने हैं, लगभग लगभग 244 डिस्ट्रिक्ट चुने, जिनको इन्होंने सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के नाम से बुला रहे हैं। ये उन सब एरिया के अंदर ये सब मॉक ड्रिल्स होंगी। और ये मॉक ड्रिल में बेसिकली
कई सारे लोग इन्वॉल्व होंगे जो इन मॉक ड्रिल्स को मतलब ऑलरेडी आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कई जगह पे ऑलरेडी मॉक ड्रिल्स शुरू भी हो भी चुकी हैं और कल शाम तक कई जगह पे मॉक ड्रिल्स खत्म भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज कीजिए जंग लंबी खींचती है तो ये मॉक ड्रिल्स कई बार होती नजर आएगी अलग अलग एरिया के अंदर जहाँ पे थ्रेट परसेप्शन ज्यादा नजर आएगा। तो इसके अंदर जो सिविल डिफेंस वार्डन्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करा जाता है, होम गार्ड्स को इन्वॉल्व करा जाता है, एनसीसी कैडेट्स को इन्वॉल्व करा जाता है, नेशनल सर्विस स्कीम वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करा जाता है, युवा केंद्र संगठन वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करा जाता है और स्कूल और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट जो वॉलंटरी सामने आना चाहते हैं उनको इन्वॉल्व करा जाता है। जो पेट्रियोटिक तरीके से कहते हैं नहीं हम हमें भी देश की सेवा में कुछ ना कुछ योगदान देना है, वो भी इसमें कई काफी भारी मात्रा में लोग सामने आते हैं जो वॉलंटरी इस चीज को करना चाहते हैं। तो और इसके अलावा और जो फिर एनडीआरएफ इसमें तो एनडीआरएफ भी देखा गया वो भी इस पे हेल्प कर रही है। आर्मी और हुँ, आर्मी नेवी एयरफोर्स और जो अलाइड फोर्सेस है वो भी इसमें मदद कर रही है इस चीज को पूरा करने के लिए। तो वो देखा गया कि बहुत बड़े वॉर फुटिंग पे इस काम को करा जा रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है जो जो आपका वहां से भी मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी कि कैसे मॉक ड्रिल्स को करना है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं। जब भी इस टाइप की वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी छुट्टियां जो होती कैंसिल हो जाती हैं, उनको भी इस टाइप की चीजों में इन्वॉल्व करा जाता है कि आप लोगों की मदद कीजिए, आप लोगों के सर बीच में इसमें जाके उनको जो सिखाया जाए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मदद के लिए कहा जाता है, सर ये हाँ जो जी। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मदद के लिए कहा जाता है, ये किस-किस तरीके की हेल्प होगी और ये क्या-क्या चीज़ें हमें बता रहे होंगे? और ये कैमोफ्लेजिंग वाइटल इंस्टॉलेशंस जो हैं, ये क्या है? ये हमें खिड़की, दरवाजे, पर्दे करके रख रहे हैं, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं कहीं? क्या-क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी? इसमें देखिए सीक्वेंस के थ्रू मैं एक सीक्वेंस से बताता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी रेड एयर रेड सायरन्स बजते हैं। एयर रेड सायरन्स में क्या होता है कि सामने दुश्मन देश से या तो कोई मिसाइल आ रही है या फाइटर प्लेन हमारे एरिया में एंटर कर रहा है, वो अटैक कर सकता है। उसके लिए ये सायरन बजाया जाता है, ताकि बजाया जाता है। जैसे ही सायरन बजता है तो पब्लिक को अलर्ट कर दिया जाता है, उनको उनको एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बताया जाता है कि आप सेफ हो जाइए। जिस एरिया में तो बंकर्स बने हुए हैं, जैसे आप देखा कि बॉर्डर एरियाज में बंकर्स बने रहते हैं, वहां पे लोग बंकर्स में चले जाते हैं। अदरवाइज कहा जाता है कि इमीडिएटली इनको इनको टोटल ब्लैकआउट करना पड़ रहा है। ब्लैकआउट का मतलब है कि या तो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ही बिजली काट दी जाएगी। जितने भी लोग जनरेटर्स को यूज के थ्रू बिजली यूज कर रहे हैं उनको मना कर दिया जाएगा कि जनरेटर्स इमीडिएटली शट डाउन करे जाए। टोटल ब्लैकआउट करा जाता है ताकि अगर फाइटर प्लेन उस एरिया में आ रहा है तो वो कहीं पे भी नहीं उसको नजर ना आए कि आबादी वाला इलाका है, यहाँ पे रोशनी नीचे का जमीन पे काफी नजर आ रही है, तो इस एरिया में कोई भी मतलब वॉरहेड गिरा के नुकसान करा जाए। तो उसको उस चीज को बचाए जाने के लिए बेसिकली ब्लैकआउट करा जाता है। लोगों को कहा जाता है कि घर के जो कर्टन्स है, बिल्डिंग के जो कर्टन्स है, वो पूरे आगे कर लीजिए ताकि अंदर की रोशनी बाहर ना जा नहीं पाए। तो ब्लैकआउट के टाइम पे ये बताया जाता है कि आप तक छोटे जो होते हैं जैसे मोबाइल की जो टॉर्च होती है उसको इस्तेमाल कर लीजिए, मोमबत्ती इस्तेमाल कर लीजिए, जिसकी रोशनी कम है मगर काफी होती है उस टाइम, वो समय निकालने के लिए सर जब भी वो कोई भी इस टाइप की। तो उसके लिए भी ख्याल रखना पड़ेगा ना कि वो रोशनी हमारी खिड़की और दरवाज़ों से बाहर ना जाए। हाँ जी, बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा, मगर एक आधी रोशनी नजर आने से तकलीफ नहीं होती ईशान जी। रोशनी जब बहुत ज्यादा नजर आती है तब वो समझ आता है कि हाँ आबादी वाला इलाका है और उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है वहां पे। तो एक आधी रोशनी से ज्यादा इतना खतरा नहीं रहता है। मगर हाँ, कोशिश ये होनी होनी चाहिए कि अगर ये सायरन सुनाई दे रहा है तो टोटल ब्लैकआउट होना चाहिए और जितने भी लोग हुँ। हैं सुरक्षित जगह पे चले जाएं। कई लोगों को बोला जाता है कि आप अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जमीन पे लेट जाएं, जो बिल्डिंग की जो पिलर्स हैं उसके उसके नजदीक में आ जाएं, ठीक है ना, या थोड़े ओपन स्पेसेस में थोड़ा चले जाएं जहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी चीज आप पे ना गिर सके, कोई पेड़ ना गिर सके, कोई बिल्डिंग का टुकड़ा ना गिर सके या कोई पोल ना गिर सके, थोड़ा उस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिए। और जैसे घर में अगर 10 सदस्य है तो 10 के 10 सदस्य जरूरी नहीं कि एक कमरे में इकट्ठे हो जाए, थोड़ा अलग अलग एरिया में इकट्ठे हो सकते हैं, अलग अलग पोर्शन में इकट्ठे हो सकते हैं जो घर में ज्यादा सेफ आपको लगता है कि हो सकता है। तो वो जो ड्रिल है बेसिकली हर एक जगह पे बताई जा रही है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। आप टेलीविजन के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं हर जगह पे उनको दिखाया जा रहा है
वहां से भी बहुत कुछ जानकारी आपको मिल सकती है। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से वो जानकारी ले सकते हैं कि इसके बारे में कैसे करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है कि इसमें कॉमोफ्लेज करना करना बहुत जरूरी होता है। कॉमोफ्लेज का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एसेट्स हैं या जो महंगे इंस्टॉलेशंस हैं आपकी सिटी के अंदर, उस पे अटैक ना हो, तो उस पे क्या करा जाता है कि अगर जैसे अंधेरा कर दिया जाता है तो उसको उसको कॉमोफ्लेज करके उसको कवर कर दिया जाता है त्रिपाल के जरिए, हरे रंग के त्रिपाल से, ब्लैक कलर के त्रिपाल से, ताकि वो उसकी वो जो इंस्टॉलेशन है वो नजर में ना आए किसी की। और भी कई तरीके हैं उसको कमोफ्लेज करने के। वो बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसके जरिए उसकी जानकारी मिल सकती है। फिर अगर किसी जगह पे कुछ गड़बड़ हुई भी है, तो वहां पे जो एक्सकेवेशन ड्रिल्स हैं वो हाथों हाथ करनी पड़ती हैं। तो वॉलंटियर्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स मैंने बताए हैं, या जो लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो जो सिविलियन प्रैक्टिसेस जो प्रोटोकॉल की हैं, तो उसमें सेफ इवैक्यूएशन करने के तरीके समझाए गए, सेफ रीलोकेशन करने के भी तरीके बताए गए। तो वो उस तरीके से उनको इवैक्यूएशन कराई जा सकती है, कम से कम समय में, कम से कम नुकसान के जरिए। फिर जो कम्युनिकेशन है, जितने भी वेरीफाइड हॉटलाइंस हैं या रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, और जितने भी रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं इमरजेंसी के, वो इस टाइम पे चेक करती है गवर्नमेंट इस मॉक ड्रिल्स के जरिए, क्या वो दुरुस्त है नहीं है। अगर उसमें कहीं भी कमी पाई जाती है तो उनको हाथों ठीक करा जाता है। जो मास कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो सब कुछ इस ड्रिल के जरिए चेक करा जाता है कि वो सब एकदम से ठीक होने चाहिए। तो कंट्रोल रूम ऑपरेशंस भी इस टाइम पे जितने होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी एकदम सही होने चाहिए, ताकि वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हो, और उसके जितना भी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होती है जो उस सिचुएशन को संभालती है, वो उसी को वो मॉक ड्रिल के जरिए सही तरीके से काम अगर कर लेती है, तो अगर एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन सामने आती है रियलिटी में, तो उस टाइम पे भी उनको पता रहता है कि उनको क्या काम करना है। देखिए, ये सब ट्रेनिंग तो तो वैसे भी सर अदरवाइज ये भी। जो आप कह रहे हो कि ये मॉक ड्रिल कहीं न कहीं हमारी एक वो ये भी कह सकते हैं कि वो तैयारी है कि जब ऐसी सिचुएशन हम क्या-क्या करें। जैसे जब जैसा अलार्म बनता है तो हमें भी कुछ ऐसी अपनी भी एक मेंटल तैयारी कर लेनी चाहिए, अपने सेफ हाउसेस बना लेनी चाहिए कि जब ये अलार्म बजे तो हम वहाँ पे उतने टाइम के अंदर पहुँचे और पूरा वो अपने आप को भी सेफगार्ड करके अपने कुछ सेफ एरियाज़ मार्क कर लें देखिए क्या और होता है कि ध्यान रखें कि वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा इंतज़ाम हो। हाँ जी, ईशान जी, देखिए क्या होता है कि सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर डे से वॉर शुरू हो गई है पाकिस्तान के साथ में। तो हाँ, हम ये मान के चलेंगे कि अगर वॉर शुरू हो गई है, हमने वहाँ पे पाकिस्तान के टारगेट्स को हिट करा है, तो उसका रिटेलिएशन होना भी लाजमी है उनकी तरफ से। तो वो भी हमारे टारगेट्स को हिट करने की कोशिश करेंगे, हमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम उनको अटैक नहीं भी कर रहे हैं, तो पहला अटैक उनकी तरफ से हमारे ऊपर हो जाए, ताकि वो अपना हाथ ऊपर रख सकते हैं, बाजी पहले मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो उनका वो तो डिपेंड सर करता है कि जैसे थर्ड एक एक परसेप्शन। आप हाँ जी, ये जैसे एक बात आप कह रहे हो कि जैसे हम पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं कि हमारा एनिमी, तो जैसे कहा जा रहा है कि ये कहीं न कहीं कोऑर्डिनेटेड अटैक है और इसके पीछे कहीं न कहीं देख माना क्या जा रहा है इसके, तो अब बाकायदा है भी कि कुछ और कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं। चाइना जैसे हो गए, टर्की जैसे हो गए, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी था कहीं न कहीं, जो बैकग्राउंड में ये वॉर को मोटिवेट भी कर रहे थे। क्योंकि अब हम इस सिचुएशन में आ चुके हैं, तो हम अपने आप को कैसे बचा पाएँ, ये ड्रिल कहीं न कहीं उसी की है। और सेकंडली ये भी है कि क्योंकि हमारी जनरेशन, हम इंडियन जनरेशन ये फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, तो क्या हमें इसमें पैनिक करना चाहिए? जहाँ तक कि मतलब आप कहीं पे भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन में जाओगे, जो कंट्रीज़ सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हेवीली इन्वॉल्व रही हैं, ये सोवियत यूनियन कंट्रीज़ होगी, अमेरिका होगी, तो इनके यहाँ पहले ही ऐसी तैयारियाँ की जा चुकी होती हैं। और ये बचपन से ही स्कूल कॉलेजेस में ही ऐसी मॉक ड्रिल्स और सेफ्टी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कहीं न कहीं मैं भी ये क्वेश्चन के ज़रिए मैसेज भी देना चाहूँगा, तो पैनिक करने की बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन भी आ जाए तो पैनिक ना करें, बल्कि संयम के साथ पूरा जैसा इस मॉक ड्रिल में आपको बताया जाए, उसी तरीके का आपने अपना मेंटर प्लान बनाया है और वैसे ही उसको फ़ॉलो करना है, जब अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाती है, तो। देखिए ईशान जी, क्या होता है कि जितने भी मैं
ऑर्गेनाइजेशन बता रहा था कि जैसे सिविल डिफेंस वार्डन्स हो गए, होम गार्ड्स हो गए, नेशनल एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इनको ऑलरेडी पहले से ही इस टाइप की मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी दे रखी होती है। जब भी इन लोगों को बस पॉइंट ये है ना, अपने उनको हमारे देश में सिर्फ इन्हीं पर्सनल्स को ही दी गई है। कुछ देश ऐसे हाँ जैसे जी, सोवियत यूनियन और जापान और ये अमेरिका टाइप के या यूरोपियन कुछ नेशंस हैं जो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर हैवीली इन्वॉल्व रहते हैं, इनको स्कूल कॉलेजेस में ही बचपन से ही सिखाई जाती है मॉक ड्रिल्स। तो ये कहीं हाँ ना जी, कहीं बिल्कुल। हमारे लिए भी बस वही तैयारी है। हमारे देश में बस ये सेकंड टाइम हो रही है ये मॉक ड्रिल। इससे हाँ जी, हाँ जी। पहले जो कहा गया वो हमें जो कहानियां बताई गई, वो इमरजेंसी के नाम पे वो कहानियां बताई गई हैं, जो पीछे मॉक ड्रिल ऐसे हुई थी। देखिए 1971 के बाद जो ऑल आउट वॉर का शायद मौका उसके बाद कभी आया नहीं। कारगिल वॉर में भी देखा गया कि कारगिल के क्षेत्र में ही जो वॉर थी वो लिमिटेड थी। बट अब की बार जो वॉर हो रही है, वो वॉर जो अगर होती है, तो वो माना जा रहा है कि वो एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकती है। और इसलिए इसलिए इसका मॉडल करना बहुत जरूरी है कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन बेस जो होता है उसमें इफेक्टेड होता है। तो इसमें आपका मेरा कहना बिल्कुल ठीक है कि देखिए कि इस पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। पैनिक इसलिए नहीं करना है कि आप किस क्या ऐसा क्या होगा कि जिसकी वजह से आप पैनिक ना करें। सबसे पहले आपको यू हैव टू स्टे इन्फॉर्म, मतलब आपको जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट की, जो टाइम टू टाइम होंगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको आपको सुनते रहना है, और जो गाइडेंस वो प्रोवाइड करेंगे आपको, आपने उन पे यकीन करना है। आपने किसी और न्यूज पे नहीं यकीन करना है। तो इससे क्या होगा कि आप जो मिस इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन है, उसको बहुत हद तक आप लिमिट कर देंगे। क्योंकि उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग भी इस टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होंगे या दूसरे इस टाइप की न्यूज चैनल पे होंगे जो कि पेड न्यूज होगी, तो वहां पे वो गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो सही इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ एक ही जगह से मिल पाएगी, वो है कि गवर्नमेंट के जो अपने खुद के चैनल्स हैं, चाहे वो टेलीविजन पर हैं या आपके रेडियो पर हैं या एफएम पर हैं, तो वो वहीं से ही आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलेगी, वही आपको गाइडेंस देंगे। दूसरा, अगर आपके पास जो एसेंशियल चीजों का स्टॉक आपका रखा हुआ है, जैसे फ्लैश लाइट हो गई, वाटर हो गया, मतलब आपका थोड़ा बहुत राशन भी एक्स्ट्रा थोड़ा रखा होगा, तो ब्लैकआउट करते टाइम पे अगर आपको कोई एंग्जाइटी होती है, कुछ होती है, थोड़ी मेडिसिन भी जो आपकी एंग्जाइटी की होती है, ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम है, तो वो भी उसको पहले से स्टॉक करके रखे, लास्ट मोमेंट पे बाजार में अपना भागे उसको खरीदने के लिए। तो जो 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 मेडिसिन होती है उसको स्टॉक कर लीजिए। थोड़ा बहुत एसेंशियल चीजों को अगर इकट्ठा करके रख लिया, मोमबत्ती, माचिस, फ्लैश लाइट, ये वो, पानी वगैरह, दवाइयां वगैरह, तो आपको फिर पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि आप जितना शांत रहेंगे ऐसे माहौल में, जितने अपने को मॉकड्रिल्स के साथ साथ अपने को ट्रेन करेंगे, उतना उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि मॉकड्रिल्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको पूरे को ग्रहण करो, और अपने आप को उसके हिसाब से तैयार करो आप। बिल्कुल सही सर। फिर यहाँ पे कंक्लूड ही करते हैं हम, बस यही इंफॉर्मेशन कहेंगे कि पैनिक बिल्कुल मत करिए और अपनी डिपार्टमेंट्स पे भरोसा रखिए, और जो जैसे कम्युनिकेशन वो करते हैं उसके ऊपर फॉलो कीजिए, और बाकी इंफॉर्मेशन पे भरोसा मत कीजिए। खासकर मीडिया या सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन पे तो बिल्कुल नहीं। वो प्रोपोगेटेड मशीन्स हैं, वो XYZ तरीके से वो कैसे भी मैनिपुलेट हो सकती हैं। लेकिन जो आपके डिपार्टमेंट द्वारा या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसको जरूर फॉलो करिए, और उसको उसी तरीके से ही फॉलो करिए, और बाकी और किसी चीज को नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।